नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राहा क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ पढ़ेंगे और जो सीबीएसई का घटाया हुआ सिलेबस है, जो नया सिलेबस है वो हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा 3 है, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये चैप्टर 2 पार्ट में आएगा। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर दो दो पार्ट में ये चैप्टर आएगा। पहले पार्ट में हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और सेकंड पार्ट में हम नेशंस पढ़ेंगे, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया। तो पहले पार्ट में हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, वहाँ के देश इसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। ये यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना हुआ 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना 1957 में। यूरोपीय पार्लियामेंट मतलब यूरोपीय संसद बना 1979 में। फिर 1992 में जाके यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अगर एग्जाम में पूछा जाए यूरोपीय संघ कब बना, तो 1992 आप लिखेंगे उसमें। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ में शामिल देश। यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश शामिल हैं। ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं ये नए नए मेंबर हैं, और जो पर्पल वाले आपको दिख रहे हैं ये पुराने मेंबर्स हैं। जर्मनी, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और ये स्पेन, लग्जमबर्ग, फ्रांस। अब ब्रिटेन अब हट चुका है। 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। ठीक है, तो हम अब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का गठन 1992 में हुआ। इसका गठन होने में लंबा समय लगा था। वो पहले इकोनॉमिक आर्थिक सहयोग संगठन, फिर इकोनॉमिक पार्लियामेंट, ये सब बना, फिर जाके यूरोपीय संघ बना। और यह आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से परिवर्तित होकर अधिक से अधिक राजनीतिक रूप लेती गई। मतलब पहले ये आर्थिक सहयोग वाला संगठन था, फिर ये पॉलिटिकल बनती गई, ये राजनीतिक रूप लेती गई धीरे धीरे करके। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? हाँ, तो हम यूरोपीय संघ की विशेषताएं और डिटेल में पढ़ते हैं। यह एक विशाल राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है। इसने अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। इसने अपना एक साझा संविधान, मतलब जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं उन सबका एक ही संविधान होगा, वो बनाने का ट्राई करा था, लेकिन असफल हो गया। वो कब बनाने को ट्राई किया था? 2003 में। 2003 में इन्होंने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये असफल रहे। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। यूरो मुद्रा है, ठीक है, अपनी ये सब है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। सन 2005 में ये सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन के उभरा था। इसका सकल घरेलू उत्पादन, जो इसकी जीडीपी है, वो 1200 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा थी। इसके 2 सदस्य देश, दो नहीं अब तो एक ही है, ब्रिटेन अलग हो चुका है। जो फ्रांस है, जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, उसका स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के पास विश्व में सबसे बड़ी संख्या सेना जो है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ की, दूसरे नंबर पे। अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है यूरोपीय संघ की। ठीक है, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई, लेकिन अब यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां भी हैं। क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं इसकी, वो पढ़ते हैं। इसके देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। मतलब इसमें जो भी देश शामिल है उन सबकी अपनी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति हैं, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। जैसे जो इराक वाला मामला था, जो मैंने खाड़ी युद्ध पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, जो सेकंड गल्फ वॉर था, दूसरा खाड़ी युद्ध, उस वाले मामले में क्या था, ब्रिटेन जो था वो अमेरिका का समर्थक था। ब्रिटेन ने साथ दिया अमेरिका का, जबकि जो जर्मनी और फ्रांस थे वो इसके विरुद्ध थे, उन्होंने उसका विरोध किया। यूरो जो मुद्रा है उसको लेकर नाराज़गी है। भाई यूरो मुद्रा सभी देश अपनाने से सभी देशों के पास तो है, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने अपनाने से इसको इनकार किया। अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि डेनमार्क और स्वीडन की जो करेंसी है वो क्या है। कई जो सदस्य हैं इसके, वो अमेरिका के खेमे में शामिल थे।
ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन वो यूरोपीय संघ से जून 2016 में जनमत संग्रह करके अलग हो गया। ब्रिटेन अब अलग हो गया यूरोपीय संघ से, ठीक है। अब यूरोपीय संघ हमारा हो गया। अब हम आसियान पढ़ते हैं। आसियान क्या है? आसियान फुल फॉर्म है इसकी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन। जो आप देखते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया हैं वो वाले देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये देश, जब ये आसियान बना था, ये देश उसमें शामिल थे और यही इसके संस्थापक देश है। अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एशिया का एक भाग बार बार यूरोपीय तथा जापानी उपनिवेश का शिकार हुआ। मतलब ये वाला जो हिस्सा था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त कभी जापान का तो कभी यूरोप, कभी ब्रिटेन का ये गुलाम हो गया था। युद्ध खत्म होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। शीत युद्ध का दौर चल पड़ा था। इसमें महाशक्तियों के साथ जाने के दबाव को झेलना पड़ा इन देशों को, ठीक है। फिर आसियान बना। आसियान के उद्देश्य क्या है? क्या क्या मोटिव है आसियान के? आर्थिक विकास को तेज करना, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, अपना समाज का और अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का विकास करना। संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है, जो यूएनओ के नियम है, उनको ध्यान में रखकर क्षेत्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ठीक है। अब 5 तो इसके संस्थापक देश मैंने बता दिया। बाद के सालों में इसमें कोई देश शामिल हुए थे बाद में, जैसे ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। टोटल 10 देश आसियान में शामिल है आज के टाइम पर, ठीक है। अब आसियान शैली क्या होती है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के कारण आसियान ने बहुत नाम कमाया है। इसी को आसियान शैली कहते हैं। अब आसियान के समुदाय भी है, इन्हें आसियान के स्तंभ भी कहा जाता है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इनके उद्देश्य क्या है? साझा बाजार, शेयर मार्केट और उत्पादन का आधार तैयार करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहायता करना और मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, ठीक है। अब हमारा आसियान भी हो चुका है। अब हम सार्क पढ़ते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सारे इसके सदस्य देश हैं। और एक और 8 देश हैं इसमें टोटल। 2007 के बाद अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया था। सदस्य देशों में आपसी मतभेदों के कारण सार्क को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। मतलब सार्क जो है ये इतना ज़्यादा सफल संगठन नहीं रहा है, क्योंकि जो इसमें सदस्य देश है उनमें कुछ मतभेद सामने आता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान होंगे वहाँ तो भाई असफल होना ही है इसको। 2002 में सार्क के जो सदस्यों ने साफ्टा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए। इसकी जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में इसको कहते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर किए। ये शांति और सहयोग की तरफ एक कदम था। 1 जनवरी 2006 से ये समझौता लागू हो गया। इस समझौते का लक्ष्य क्या था? इन देशों के बीच आपसी व्यापार के सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर देना। इसका जो लक्ष्य था, जो भी देश ये व्यापार करेंगे तो जो टैरिफ लगता है, सीमा शुल्क लगता है, 2007 तक ये 20% कम रहेगा। लेकिन ये समझौता भी असफल रहा, क्योंकि जो छोटे छोटे देशों का उनका मानना था कि जो साफ्टा की आड़ में भारत उनके बाज़ारों में प्रवेश करना चाहता है, मतलब उनके बाज़ार हथियाना चाहते हैं। और भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है उसके कारण भी ये असफल रहा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना आखिरी संगठन जो है ब्रिक्स संगठन। ब्रिक्स जो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर अपना इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देश इसमें शामिल हैं। तो आइए इसको और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिक्स कब बना? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में ब्रिक्स बना था। 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी 2009 में। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई, चाइना में। और सदस्य
सदस्य मैंने बता दिए हैं। सदस्य इसके ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। उद्देश्य क्या है ब्रिक्स के? ब्रिक्स के उद्देश्य आंतरिक नीतियों में अहस्तक्षेप, मतलब जितने भी देश हैं इनकी जो भी आंतरिक नीति होगी उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और सदस्यों के मध्य सहयोग रखेंगे हम एक दूसरे के बीच, और आर्थिक लाभ का वितरण, ये इसके उद्देश्य हैं। और ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था, अभी जब नरेंद्र मोदी गए थे ब्राज़ील गए थे, वो 11वें ब्रिक्स के सम्मेलन में गए थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। जो पहली बैठक हुई थी 2009 में, उसमें हमारी इंडिया की तरफ से गए थे मनमोहन सिंह। और जो 11वां सम्मेलन हुआ था, 11वीं बैठक हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी गए थे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है और आधा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो अगले पार्ट में ला दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पास ही का जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।